वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। Assalamu alaikum students. Okay, now I'm going to start the lecture. This class is of plant pathology and we are going to study a disease named as black stem rust of wheat. The causing agent, or you can say pathogen, is Puccinia graminis triticale. ठीक है, Puccinia graminis triticale. Triticale वर्ड इसको वीट से रिलेट करता है, ठीक है, क्योंकि वीट का अपना नेम बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिसाई होता है. इसके होस्ट है वीट, तो इसका मस्ट है. इसके अलावा जो इसके अदर होस्ट हैं वो बार्ली एंड कॉमन बारबेरी. बारबेरी इसका ऑल्टरनेटिव होस्ट है. ये ऑल्टरनेटिव होस्ट क्या होता है ये आप अभी देखेंगे आगे लाइफ साइकिल में इसकी. What is stem rust? Stem rust was one of the most feared diseases of cereal crops. It is not as damaging now due to the development of resistant cultivars. But in earlier times, its outbreak causes the devastation of complete crops, whole crops.
ये है बारबेरी प्लांट, ठीक है। वीट प्लांट तो सबको ही पता है और इनिशियली उसकी पिक्चर लगी हुई थी ऑन द स्लाइड, ठीक है। और ये है बारबेरी प्लांट। ये एक बुश होती है जो कि अक्सर नेचुरली भी ग्रो कर जाती है वीट की जो फील्ड्स होती हैं उनके सराउंडिंग में, और बाज़ दफ़ा इसको ऑर्नामेंटल पर्पस के तौर पे भी लगाया जाता है क्योंकि ये डिफरेंट कलर्स में भी आती है। ये ग्रीन है लेकिन बाज़ बारबेरी बुशेस जो हैं वो रेड कलर की होती हैं, तो बाज़ दफ़ा इसलिए भी कल्टीवेट की जाती हैं, और बाज़ दफ़ा इसे फेंस के तौर पे भी यूज़ किया जाता है कि बाकायदा इससे फेंसिंग कर दी जाती है पूरी फील्ड की तरफ, लेकिन बट इट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट थिंग इफ़ यू डू इट ऑन द सराउंडिंग ऑफ वीट, क्योंकि ये एक होस्ट है, इसी डिजीज़ का ऑल्टरनेटिव होस्ट है, तो ये पैथोजन को फैलाने का सबब बनता है। क्या साइंस एंड क्या सिम्टम्स हैं, यहाँ पे जो भी इमेजेस हैं वो बहुत ढूंढ के लगाई गई हैं, तो काइंडली उन्हें अच्छे से देखें, ऑब्जर्व करें, सही, क्योंकि वैसे तो मैं ये बोलती चली जाऊँ, आप सुनते चले जाएँ, क्लास ख़त्म हो जाएगी, बाद में आप इसे याद कर लेंगे इफ़ यू वांट टू लर्न इट, लेकिन समझने के लिए सही से इन इमेजेस को आप ज़रूर कंसिडर करें। इस तरीके से स्टेम की हालत होती है जब उसे ब्लैक स्टेम रेस्ट की डिजीज़ होती है, ठीक है। Symptoms and signs. Plants do not usually show obvious disease symptoms until 7 to 15 days after infection, when the oval pustules, uridemia or powdery brick red urideospores break through the epidermis. जब फंगस का इन्फेक्शन होता है तो उसका जो माइसीलिया है वो पूरे का पूरा पत्तों में और स्टेम में फैल जाता है, और जब वो फैलता है तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर पैदा होते हैं यूरिडियोस्पोर। ये जो स्ट्रक्चर है, लेट मी एनोटेट इट जी, ये जो स्ट्रक्चर है जो आपको कप नुमा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये एपिडर्मिस है, ठीक है, पत्ते का स्ट्रक्चर है ये, जूम इन किया हुआ। अभी ये बताएं कि अभी करंटली मेरे पास जो 8 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से बायो के बैकग्राउंड के कौन नहीं है? क्या? कौन है जिसका बैकग्राउंड बायो का नहीं है? बस मैं और मारिया। ठीक है, अच्छा, फिर आप बताना पड़ेगा। ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ का सेक्शन लिया गया है, सेक्शन मतलब एक पतला सा हिस्सा कट करके माइक्रोस्कोप में देखा गया है। ये इसकी अपर लेयर है एपिडर्मिस। ये कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं जिनके थ्रू जो है वो पानी और वो ट्रांसपोर्ट होती है, इनको हम वेस्क्यूलर बंडल्स कहते हैं। ये सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज है, पैरेन्काइमा। अच्छा, यहाँ पे जो है ये एक स्ट्रक्चर अंदर बिल्ट हो गया है जो कि नेचुरली नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इन्फेक्शन के सबब से बना है। इस स्ट्रक्चर का नाम है यूरिडीना, यूरिडीनिया या यूरिडीना, ठीक है। और इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स, और ये स्पोर्स किस कलर के होते हैं? ये रेडिश कलर के होते हैं, ब्रिक रेड कलर के, जैसे लाल ईंटें होती हैं उस तरीके की। और इसीलिए जब ये फटता है स्ट्रक्चर यूरिडीनिया का, तो ये स्पोर्स जब बाहर आते हैं तो ये प्लांट के ऊपर कुछ इस तरीके की अपीयरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। Microscopically, these red spores are covered with fine spines. इनकी जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं होती, थोड़ी सी ऐसी ऐसी अपीयरेंस होती है जैसे कि स्पाइन्स यानी कांटे लगे हुए हों, ठीक है, यानी स्मूथ स्किन नहीं होती। These pustules may be abundant. इस स्ट्रक्चर को हम पस्ट्यूल कह रहे हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है, इसी यूरिडीनिया को। The pustules may be abundant and produce on both leaf surfaces and stem of grass host. ग्रास होस्ट का मतलब कि जो ज़्यादातर है ग्रास फैमिली के अंदर इसका अटैक होता है। वीट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रास, इसी तरीके से बार्ले इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रास, ठीक है। ग्रासेस हम किन्हें कहते हैं? ग्रासेस जो है हम उन प्लांट्स को कहते हैं जो कि मोनोकॉट फैमिली से बिलोंग करते हैं। मोनोकॉट वो प्लांट्स होते हैं, अगेन ये 9th बल्कि प्राइमरी क्लासेस की बायो है कि there are two types of seeds, monocots and dicots, and as per the type of seed plants differ. जो प्लांट मोनोकॉट होते हैं उनके पत्ते जो हैं वो लंबे लंबे बिल्कुल सीधे होते हैं, उनमें रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होती। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब अगर आप कोई नॉर्मल पत्ता देखें तो हम किस तरीके से उसको ड्रॉ करते हैं, हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना उसको। एक मिनट, अब ये पत्ता जो है वो बहुत ही बुरा बना है, लेकिन इससे गुजारा कीजिए। ये एक नॉर्मल लीफ है, ये किसका लीफ है? कि डाइकॉट प्लांट का लीफ है, ठीक है।
लेकिन जो मोनोकोटिलेडन्स के लीफ होते हैं बिल्कुल जैसे ग्रासेस होती हैं, आप कैसे होते हैं ग्रासेस के पत्ते, ऐसे सीधे लंबे पतले। अब डिपेंड्स कि ग्रास छोटी है बड़ी है कैसे भी हो सकती है, ठीक है। तो जो ये राइस है, वीट है, जौ, जवार, बाजरा, ऑल दीज आर ग्रासेस, ठीक है। तो इस तरीके के लंबे लंबे बारीक पतले पत्ते होते हैं जो आपको बैकग्राउंड में नजर आ रहे हैं। मिस ये जो अपर राइट पे जो पिक्चर है, इस मिस इसको हम रस स्टेम बोलेंगे, मतलब ये ओरिडोस्पोर्स हैं या फिर पेस्ट्यूल्स हैं, क्या बोलेंगे इसको? आप इन्हें कुछ भी कह सकते हैं। ये ब्लैक स्टेम रस्ट के सिम्टम है, ठीक है। और ये किस वजह से प्रोड्यूस हुए, क्योंकि यूरिडियो स्पोर्स बाहर आके जमा हो गए हैं, ठीक है। पस्ट्यूल्स ब्रेक आउट हुए हैं, पस्ट्यूल्स में से यूरिडियो स्पोर्स निकले हैं और यहाँ आके जमा हो गए हैं, आप ये बोलेंगे। ओके मिस। अच्छा, अभी समझ आया ग्रासेस, मोनोकॉट, डाइकॉट्स, ठीक है। तो मोनोकॉट वो यस प्लांट्स मिस। होते हैं, ये पत्ते मैंने इसलिए बनाए क्योंकि फील्ड आइडेंटिफिकेशन जो है वो पत्ते के थ्रू ही होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पौधे के अंदर हर वक्त सीड मौजूद हो, ये तो सीजन पे डिपेंड करेगा। मिस डाइकॉट सीडेबल होते हैं या मोनोकॉट? कौन डाइकॉट से? सीडेबल होते हैं ना? दोबारा बोले। मिस डाइकॉट प्लांट्स या डाइकॉट स्टेम्स ईडेबल होती हैं या फिर मोनोकॉट? ये सवाल दोनों ही हो सकते हैं ना? नहीं, ये सवाल जो है वो थोड़ा ऐसा है कि मतलब इसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं है। दोनों में ईडेबल प्लांट्स हैं। आपको अगर सही से बताती हो कि जो मोनोकोटिलेडन प्लांट्स हैं उनके जो सीड होता है वो आप बीच में से ब्रेक नहीं कर सकते दो हिस्सों में इजीली, लेकिन डाइकॉट का सीड आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं दो हिस्सों में, जैसे कि मूंगफली, ठीक है, जैसे कि बादाम, सही है। तो दोनों ही प्लांट कैटेगरीज के अंदर एडिबल एंड नॉन एडिबल प्लांट्स पाए जाते हैं। अब जितनी भी दुनिया में ग्रासेस हैं, क्या आप सारी ग्रासेस खाते हैं? नहीं खाते ना सारी ग्रासेस, लेकिन अभी जो मैं आपको सारे नाम बता रही हूँ, जौ, जवार, बाजरा, गन्नम, चावल, ये ऑब्वियसली हम खाते हैं, इनके सीड्स हम खाते हैं, सही है। यस ओके मिस। मिस, ओके। ओके, अच्छा जी। हाँ, तो ग्रास के ऊपर इसका अटैक होता है, वीट के ऊपर मेनली, एंड इट कैन ऑल्सो अकर ऑन बार्ले, ठीक है। लेटर इन द सीजन पस्ट्यूल्स, जिन्हें हम अच्छा यहाँ पे जो है इस स्टेजेस आ रही हैं, यहाँ पे 5 स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगी। 5 स्टेजेस का मतलब ये जो स्पोर्स हैं अपनी शक्ल चेंज करेंगे, फ्रूटिंग बॉडी की शक्ल चेंज हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर जिसके अंदर सीड्स बन रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, जिसके अंदर फ्रूट प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ व्हाट इज द फ्रूट फॉर फंजाई? फंजाई का फ्रूट है उसके स्पोर्स, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो आगे प्रोडक्शन करने के काम आ रही हो और सीड या स्पोर प्रोड्यूस कर रही हो, हम उसे फ्रूटिंग बॉडी कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो फ्रूटिंग बॉडी जो है अपनी शक्लें चेंज करेंगी बार बार इन द लाइफ साइकिल, और हर बार जो है वो एक अलग टाइप का स्पोर प्रोड्यूस होगा, तो स्पोर्स के नाम फिर चेंज होते चले जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले यूरिडियो स्पोर्स बनते हैं, उसके बाद टीलिया बनता है, ठीक है, ये ब्लैक टीलियो स्पोर्स बनते हैं, बिगिन टू अपेयर इन इन्फेक्टेड ग्रास स्पीशीज माइक्रोस्कोपिकली। टीलियो स्पोर्स आर टू सेल्ड एंड थिक वॉल, इस तरीके का होता है टीलियो स्पोर। यही यूरिडियो स्पोर जो है वो अपने आप को मेच्योर करेंगे, जो मेच्योरिटी की तरफ जाएंगे तो ये डार्क कलर के हो जाएंगे, डबल वॉल्ड हो जाएंगे और इनके अंदर डिवीजन हो जाएगी, 2 सेल बन जाएंगे। तो दिस स्ट्रक्चर इज टीलियोस्पोर। इसीलिए लेटर इन द सीजन, जब सीजन आगे गुजरता है तो जो इसकी अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है, वो रेडिश से ब्लैकिश हो जाती है, ठीक है। देखिए इनिशियल स्टेज में इस तरीके का नज़र आता है, रेडिश ब्राउन टाइप का या फिर प्योर रेड, और लेटर जो है वो स्टेम कुछ इस तरीके का नज़र आता है, बिल्कुल ब्लैकिश। अच्छा जी, ये अभी जो हमने सिम्टम्स पढ़े हैं, अभी तक लाइफ साइकिल स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तक आपने सिर्फ सिम्टम्स देखे हैं, और ये जो सिम्टम्स हैं ये आपने दोनों स्पीशीज़ के ऊपर हम देखेंगे जिन जिन पे अटैक होता है, ठीक है। वीट, पहले हमने वीट पे देख लिया, अब हम बारबेरी पे देखेंगे या किसी और प्लांट के ऊपर। एक और फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसका नाम है पिकनिया, ठीक है। और पिकनिया जो है वो बिल्कुल फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, डीप उसकी बॉडी होती है काफ़ी, ठीक है। It appears on barberry plants in the spring, usually on the upper leaf surfaces. ज़्यादातर ये upper leaf surface पे बनता है और lower पे भी बन सकता है। They are often in small clusters and made pycniospores in sticky honeydew like material. देखिए ये पिकनिया है, इसके अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें हम पिकनियोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। ये जो रेड कलर के आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, these are पिकनियोस्पोर्स। और ये इसका एक्चुअल ये तो सेक्शन कट करके देखा गया माइक्रोस्कोप में, ठीक है।
और ये इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर है, काफ़ी जूम्ड इन है ये स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप देख सकते हैं लीफ आपको कितना जूम होकर नज़र आ रहा है। तो इस तरीके के होते हैं, बाहर की तरफ उठे हुए, पत्ते से बाहर की तरफ उठे हुए नज़र आते हैं, ठीक है। दे आर ऑफन इन स्मॉल क्लस्टर, क्लस्टर की सूरत में है ये गुच्छा बना हुआ है। फर्दर यहाँ पे जो है ये पिकनिया, पहले ये बंद होता है, ये पिकनिया जो है इसका लिड जो है वो क्लोज होता है ऊपर से। फर्दर जब ये मेच्योर हो जाते हैं इसके अंदर स्पोर्स, तो ये ओपन होता है, बर्स्ट होता है, इसमें से स्पोर्स निकल के फिर फैलते हैं, ठीक है। 5 to 10 days later, cup-shaped structures filled with orange, yellow, powdery angiosperms break through the leaf surface. ठीक है, फिर ये ब्रेक थ्रू होके बाहर आ जाते हैं। इस तरीके की इनको आप माइक्रोस्कोप में जब आप देखते हैं तो आपको ऐसे नज़र आते हैं, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल विजन में देखें, पत्ते को इतना करीब से ना देखें, तो फिर आपको ये इस तरीके की अपीयरेंस नज़र आएगी पत्ते के ऊपर, ठीक है। क्या बने हुए हैं ये पिकनिया बने हुए हैं, येलो कलर के डॉट्स, और ये बारबेरी बुश है। पैथोजन की बायोलॉजी यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये किस किस तरीके के ये स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है अपनी पूरी लाइफ साइकिल में। तो जो रस्ट फंजाई हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब लाजमी तौर पे ये हमेशा पैरासिटिक ही रहेंगे, ये कभी भी जो है वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे नहीं जाएंगे। इन्हें सर्वाइव करने के लिए हमेशा किसी न किसी होस्ट की ज़रूरत रहती है। तो जो इसलिए ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इन नेचर दे रिक्वायर लिविंग होस्ट टिश्यूज फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इन द एब्सेंस ऑफ लिविंग होस्ट टिश्यू दे सर्वाइव एज स्पोर्स। और जब इनको माइसीलिया बनाने के लिए कोई होस्ट का टिश्यू नहीं बनता तो उस दौरानिए में ये अपने स्पोर्स के थ्रू सर्वाइव कर जाते हैं ज़मीन में या किसी भी पौधे के डेब्रिस के ऊपर। जो फालतू अब पौधा सर्वाइव तो नहीं कर रहा, जिंदा नहीं है, लेकिन उसके टिश्यूज तो प्रेजेंट होते हैं, तो उस डेब्रिस के ऊपर जो है वो स्पोर की सूरत में सर्वाइवल हो जाता है। In most rust fungi, only the teliospores are adopted to survive apart from a living host plant. और ये जो स्टेज है जो मैंने आपसे कहा सर्वाइविंग एज ए स्पोर, ये सिर्फ और सिर्फ टीलियोस्पोर्स होते हैं। इसके अलावा कोई और स्टेज में जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो प्लांट के बगैर जो है वो लिविंग प्लांट के बगैर, लिविंग टिश्यू के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। वाइल टीलियोस्पोर्स कैन सर्वाइव ऑन प्लांट डेब्रिस, ठीक है, यानी ये सैप्रोफिटिक मोड में जा सकता है फॉर मोर देन फ्यू मंथ्स अंडर फील्ड कंडीशंस। फील्ड के अंदर अगर है तो। Puccinia graminis is heteroecious, ठीक है। This word describes a fungi that require two unrelated host plant. Heteroecious का मतलब कि इसकी लाइफ साइकिल दो अनरिलेटेड होस्ट प्लांट के ऊपर मुकम्मल होती है। एक हिस्सा एक प्लांट पे पूरा होगा और दूसरा हिस्सा दूसरे प्लांट के ऊपर पूरा होगा। नाम है इनके वीट एंड बारबेरी टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। Puccinia graminis is मैक्रोसाइक्लिक, यानी बहुत लंबा साइकिल होता है इसका, ठीक है, और बड़ा साइकिल होता है। और 5 तरीके के स्पोर्स बनाते हैं, बेसिडियोस्पोर्स, पिकनियोस्पोर्स। अच्छा, पिकनियोस्पोर जो बनते हैं इनको बाज़ जगह पे जो है वो बाज़ बुक्स के अंदर बाज़ रिसर्चर इनको स्पर्मेशिया भी कहते हैं। फर्दर बनते हैं एशियोस्पोर्स, यूरिडिनियोस्पोर्स, और इनको हम यूरिडोस्पोर्स भी कहते हैं। इसके बाद फर्दर टीलोस्पोर्स। अभी अंटिल नाउ अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, क्योंकि इसके आगे फिर लाइफ साइकिल शुरू होगी, ठीक है। तो अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछें। नो मिस। नो मिस। नो मिस। ओके, देखिए डिजीज साइकिल। जिन स्टूडेंट्स को लाइफ साइकिल का नहीं पता, लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के का बनना और फिर उसका दोबारा अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, ये कहलाता है लाइफ साइकिल। यानी एक ऑर्गेनिज्म बना और फिर वो किस तरीके से प्रोड्यूस करता है, अपनी ऑफस्प्रिंग बनाता है, दिस इज लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल भी है ये और डिजीज साइकिल भी है ये, क्योंकि यहाँ पे हम डिजीज स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम सिम्टम्स की बात भी करेंगे, सही है। Wheat stem rust starts with the exposure of each new wheat crop to spores of Puccinia graminis tritici, which are the primary inoculum. The source of the first spores that infect the new wheat crop differs depending on the region in which the wheat is grown. In warm climates, wheat is planted in late fall and harvested in early summer. The first spores to infect the young wheat plant in the fall are uridospores. मोस्ट ऑफ द टाइम यानी जो इन्फेक्शन होता है वो यूरिडियोस्पोर से स्टार्ट होता है,
ठीक है, और दिस जनरली कम फ्रॉम इन्फेक्टेड वॉलंटियर वीट प्लांट्स. सीड इज स्पिल्ड इन द वीट फील्ड और ऑन द रोड साइड एट हार्वेस्ट टाइम. यानी जिस वक्त हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और उस वक्त प्लांट के ऊपर अगर यूरिडियोस्पोर्स हैं तो जो है वो सीड स्पिल्ड होते हैं, गिरते हैं इन द फील्ड और ऑन रोड साइड्स एट हार्वेस्टिंग टाइम. They often sprout and produce scattered volunteer plants. These plants can become infected from spores produced on late maturing wheat plants still in the field. मतलब ये है इसका कि देखिए, जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो वैसे तो हम सीड लेके सब चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब कुछ सीड्स ऑब्वियसली वहाँ पे फेल ऑफ भी करते हैं और अगर वहाँ पे इन्फेक्शन था क्रॉप के अंदर तो उस वक्त हो सकता है कि फील्ड में यूरिडियोस्पोर्स भी प्रेजेंट हो और माइट पॉसिबल कि टीलियोस्पोर्स भी प्रेजेंट हो, ठीक है, डेब्रिस के अंदर, सॉइल के ऊपर या जो भी आपने प्लांट मटेरियल वहाँ पे फालतू छोड़ दिया है. कुछ टाइम के बाद ये सीड्स जर्मिनेट करेंगे और ये सीड जो है वो क्रॉप में कन्वर्ट होंगे, लेकिन क्रॉप नहीं बनेगी, ये बस थोड़े बहुत इक्का दुक्का वीट के पौधे जगह जगह मौजूद होंगे. यानी फील्ड कम्प्लीटली तो खाली कभी भी नहीं हो पाती, ह्यूमन एरर की वजह से, किसी भी वजह से इक्का दुक्का प्लांट रह जाते हैं. उनके ऊपर दोबारा जो स्पोर्स वहाँ सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं वो जर्मिनेट कर जाएंगे और दोबारा जो है वो ये जो नए पौधे निकले हैं इनके ऊपर दोबारा यूरिडियोस्पोर्स एंड टीलियोस्पोर्स बनेंगे. इसका मतलब ये होता है कि एक तरीके से इन्फेक्शन जो है वो मौजूद है फील्ड में हमेशा, और ये इन्फेक्शन जो है ये यही प्लांट जो है वो वॉलंटियर वीट प्लांट्स कहला रहे हैं. किस चीज़ के लिए वॉलंटियर कर रहे हैं? ये नए इन्फेक्शन को वॉलंटियर कर रहे हैं. द इन्फेक्टेड वॉलंटियर वीट प्लांट सर्व्स एज ए ब्रिज. ये एक ब्रिज बन जाते हैं नई क्रॉप में और पुरानी क्रॉप में, ठीक है. तो जब आप नेक्स्ट टाइम सो करेंगे क्रॉप वीट तो वहीं से जो है वो पुराने प्लांट से जो है वो इन्फेक्शन दोबारा फैलेगा. Disease cycle with barberry. Barberry is the most dangerous source of primary inoculum of stem rust in temperate regions. If barberry grows near wheat fields, it will be a consistent source of asciospores for the earliest infections of wheat in the spring. तो जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन होता है या यूँ कह लो कि अगर बारबेरी प्लांट सराउंडिंग में प्रेजेंट है तो लाजमी तौर पर इन्फेक्शन का सोर्स वही बनता है, क्योंकि उसके ऊपर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं एस्टियोस्पोर्स ये हवा के थ्रू आते हैं और स्प्रिंग में जो आप क्रॉप ग्रो करते हैं इसके ऊपर ही इन्फेक्शन कॉज करते हैं. वो ग्रो करते हैं, अपना साइकिल चलता है इसका, फिर यूरिडियोस्पोर्स बनते हैं, फिर टीलियोस्पोर्स एंड फर्दर द साइकिल कंटिन्यूज. Puccinia graminis overwinters as black thick-walled diploid टीलियोस्पोर्स. ये हमने इनिशियली भी पढ़ा कि जब क्रॉप जो है मेच्योर हो जाती है तो जो है वो यूरिडियोस्पोर्स जो है वो टीलियोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. वो ब्लैक कलर डार्क कलर के होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है, और डिप्लॉयड होते हैं. आना यानी जो क्रोमोसोमल नंबर है वो क्या होगा? डबल होगा. That are produced on wheat or other grass host toward the end of the growing season. Karyogamy, fusion of two haploid nuclei to form a diploid nucleus. इस स्टेज में ये होता है, ठीक है, यानी दो न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं और एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है. फिर फर्दर मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन होती है टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स. फर्दर जो है वो इसी स्ट्रक्चर के अंदर डिवीजन होती है आफ्टर मियोसिस. व्हाट इज मियोसिस? इट इज अ रिडक्शन डिवीजन इन विच न्यूक्लियस या कोई भी सेल डिवाइड करता है और अपने क्रोमोसोमल नंबर को हाफ कर लेता है, और एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस 4 सेल प्रोड्यूस होते हैं हमेशा. एक सेल से 4 सेल बनेंगे तो इसका मतलब है कि वो मियोसिस हुआ है, और एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं तो इसका मतलब है माइटोसिस हुआ है. माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, ठीक है. ये कहानी होती है टीलियोस्पोर में. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा है, जो 4 सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हैप्लॉइड है, वो बेसिडियोस्पोर्स. टीलियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ टीलियम, ठीक है. जिस स्ट्रक्चर के ऊपर टीलियोस्पोर लगे हुए होते हैं उस स्टॉक को हम या उस माइसीलिया को हम टीलियम कहते हैं. ये है स्ट्रक्चर, ठीक है. ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे जो है वो एक सेल डिवाइड हुआ और इसने 4 सेल बनाया, और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ऊपर प्रोड्यूस हुए हैं ये हैं बेसिडियोस्पोर्स. इन द स्प्रिंग ईच टीलियोस्पोर जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस थिन वॉल्ड कलरलेस हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स. थिन वॉल्ड होते हैं, कलरलेस होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं बेसिडियोस्पोर्स. बेसिडियोस्पोर्स इन्फेक्ट द ऑल्टरनेट होस्ट सच एज कॉमन बारबेरी. बेसिडियोस्पोर्स वीट प्लांट से ट्रेवल करते हैं via any mean. Most of the time air is the factor to travel to make them
ट्रेवल, ठीक है, हवा से ये दूर दूर तक फैलते हैं और बारबेरी प्लांट पे पहुंचते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। बारबेरी प्लांट पे क्या प्रोड्यूस होता है, फिर एशियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से जो है वो फिर दोबारा इन्फेक्शन जो है वो वीट पे आता है। तो इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। अभी आपको आधे समझ आ रही होंगी बात और आधी नहीं। अभी हम आगे लाइफ साइकिल को जब हम इस तरीके से देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है, पिक्चर वाइज। Basidiospores germinate and produce a haploid mycelia which colonize the leaf tissue. Actually आप पहले ऐसे देख, उसके बाद मैं इसकी डिटेल आपको पढ़ के बताऊंगी और एक एक बात समझाते हैं। पहले हम इसको ऐसे देख लेते हैं, इट वुड बी इजियर, कन्वीनियंट, आई थिंक सो। देखिए यहाँ से आप देखिए इसको, इस स्टेज से देखिए, ये है एशियोस्पोर्स। ये बारबेरी प्लांट से, यानी यहाँ से इस स्ट्रक्चर से, ये बारबेरी का जो पत्ता है इसके ऊपर दिखाया गया कि किस तरीके से जो है वो एशिया बने हुए हैं, एशियल कप्स बने हुए हैं। उन कप्स के अंदर जो है वो स्पोर्स प्रेजेंट है। ये स्पोर्स जो है वो रिलीज आउट होते हैं और वीट प्लांट के ऊपर पहुंचते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एशियोस्पोर्स इन्फेक्ट वीट स्टेम और लीफ थ्रू स्टोमेटा। ये स्टोमेटा है, ये ओपनिंग है जो पत्तों के ऊपर होती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से ये स्पोर जर्मिनेट करेगा, माइसीलिया बनाएगा, अंदर लीफ के पहुंचेगा, पेनिट्रेट करेगा अंडर द स्किन और एक इन्फेक्शियस बॉडी बनाएगा या एक फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। उस बॉडी का नाम है यूरिडिया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है यूरिडिया का। ये क्या है साइड में, ये इसके एपिडर्मिस के सेल्स हैं जो कि ब्रेक ऑफ हो गए हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यूरिडियोस्पोर जो है वो बाहर जो है वो इमर्ज हो रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर की तरफ। सही है। अच्छा, फर्दर अब यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, आप देखें यहाँ पे एक एरो दोबारा वापस जा रहा है। यहाँ से यूरिडियोस्पोर है वो निकलते हैं और बाज़ दफ़ा अपने ही पत्ते पे उसी प्लांट के ऊपर या फिर आप कहने ऑन द सेम लीफ और ऑन द सेम प्लांट दोबारा फॉल ऑफ करते हैं और दोबारा इन्फेक्शन करते हैं। तो ये यूरिडियोस्पोर का इन्फेक्शन एक ही फील्ड में बार बार घूम सकता है, इसलिए भी इस किस्म के इन्फेक्शन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, फर्दर जब ये इस तरीके से मेच्योर हो गए, यूरिडिया बन गए हैं, यूरिडियोस्पोर्स भी बन गए हैं, तो फर्दर क्या होगा, फर्दर ये जो है ये मेच्योर होंगे, मेच्योरिटी की तरफ जाएंगे और ये जो है दो सेल्स बना लेंगे, इनका कलर डार्क हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही आपको राउंड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर है इसके अंदर। और अब यहाँ पे देखें आप, दो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, ये दो सेल बन गए, ठीक है। और ये जो कहानी होती है, ये जब इन्फेक्शन काफ़ी पुराना हो जाता है, वीट प्लांट की फील्ड जो है वो काफ़ी पुरानी हो गई है, ठीक है, उस वक्त फिर ये टीलिया बनते हैं। इसको ज़रा गौर से देखिए, इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि एक आपको ये डार्क कलर का डॉट नज़र आ रहा है और एक आपको लाइट कलर का डॉट नज़र आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये चीज़ बहुत क्लियर है, ठीक है। डू यू सी इट? यस मिस। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे दो न्यूक्लियस मौजूद है लेकिन ये कंबाइन नहीं हुए हैं आपस में, ठीक है। यही बात मैंने फंजाई में आपको पहले भी बताई थी कि ऐसा होता है फंजाई में कि एक साथ दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, बस साथ साथ रह रहे हैं। जब टीलियोस्पोर बनते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हर सेल के अंदर जो है वो जो दो न्यूक्लियस मौजूद थे वो आपस में जुड़ जाते हैं। इस न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम कहते हैं कैरियोगेमी। कैरियो वर्ड का मतलब न्यूक्लियस, हाँ, गैमी वर्ड का मतलब फ्यूजन। तो कैरियोगेमी हो जाती है, इसलिए आपको यहाँ पे तो इस तरीके से बनाया गया है ये स्ट्रक्चर के, आधा आपको ब्लैक नजर आ रहा है और आधा आपको व्हाइट नजर आ रहा है। मीन्स टू शो दैट इट इज डिप्लॉयड, यानी यहाँ पे अब आधा हिस्सा किसी और न्यूक्लियस का, आधा हिस्सा किसी और न्यूक्लियस का, तो ये जो है हैप्लॉइड से अब डिप्लॉयड हो गया है, क्रोमोसोमल सेल्स आपस में कंबाइन हो गए। अच्छा, ये डिप्लॉयड होने के बाद अब इसके अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन, और मियोसिस हमेशा किसी ऐसे ही सेल में होगी जो कि डिप्लॉयड होगा। जो पहले ही हैप्लॉयड होगा उसमें तो हो ही नहीं सकती, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हमें चौथाई थोड़ी करना है ना। तो जब डबल होता है तो मियोसिस करते हैं, मियोसिस के नतीजे में हमेशा 4 सेल प्रोड्यूस होंगे, इस तरीके से फिलामेंट सा क्रिएट होगा, ठीक है। बेसिडियम जिसे हम कहते हैं,
और इस बेसिडियम के ऊपर राउंडेड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होंगे जिन्हें हम कहते हैं बेसिडियोस्पोर्स एंड ईच बेसिडियोस्पोर इज हैप्लॉइड। ठीक है। अच्छा, किसी के अंदर क्रोमोसोम किसी और तरीके के होंगे, किसी के अंदर किसी और तरीके के होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं किसी में व्हाइट शो किया है, किसी में ब्लैक शो किया है। सही, तो इसलिए हम इनका क्रोमोसोम जो है वो थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं हर स्पोर के अंदर। फर्दर ये बेसिडियोस्पोर जो है वो इस लीफ में से रिलीज होते हैं, यानी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें से ये रिलीज आउट होते हैं और ट्रेवल करते हैं बाय एयर और बाय एनी मीन, और ये बारबेरी प्लांट तक पहुंचते हैं। इफ द प्लांट इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, तो इसके ऊपर पहुंचते हैं और जो है वो इसके अंदर दोबारा इन्फेक्शन कॉज करते हैं। वैसे ही पेनिट्रेट करते हैं जैसे कि यहाँ पे पेनिट्रेशन हो रही थी। ठीक है, डायरेक्टली ये पेनिट्रेट कर जाते हैं, ये मतलब स्टोमेटा के थ्रू भी कर सकते हैं और ये डायरेक्टली एपिडर्मिस को रप्चर करके फाड़ के भी एंटर हो सकता है इनका माइसीलिया। अच्छा, जब ये एंटर हो जाते हैं तो यहाँ पे ये अंदर अंदर टिश्यूज के अंदर फैलता है इनका माइसीलिया दूर दूर तक। और जब इसके फैलने से आप देखें इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, कप लाइक स्ट्रक्चर इसके माइसीलिया ने कप लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट किया। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पर्मोगोनिया। ठीक है, स्पर्मोगोनिया भी कहते हैं और हम इसको पिकनिया भी कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में चीज़ बताई थी अभी कि ठीक है, बाज़ जगह इसको स्पर्मोगोनिया लिखा होता है, बाज़ जगह इसको पिकनिया लिखा होता है या पिकनियल कप भी लिखा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है माइसीलिया डेवलप हो रहा है, तो जब ये माइसीलिया डेवलप होता है तो ये जो है वो हाइफी बनाता है। जो स्पोर जर्मिनेट हुआ है वो देखें, एक स्पोर के ऊपर आप देखें डॉट है, वाइट कलर का डॉट है, एक स्पोर के ऊपर आप देखें ब्लैक डॉट है। इट मीन्स कि इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डिफरेंट है। तो जब दो डिफरेंट टाइप के हाइफी जो हैं वो वन सेकेंड, दो डिफरेंट टाइप के हाइफी वजूद में आते हैं, इसीलिए एक के पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो अलग टाइप का है जिसे हमने प्लस से डेजिग्नेट कर दिया, एक के पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिफरेंट टाइप का है उसे हमने माइनस से डेजिग्नेट कर दिया। तो इनमें से कोई भी एक हाइफी जो है वो रिसेप्टिव हाइफी बन जाती है। रिसेप्टिव का मतलब वो चीज़ जो किसी चीज़ को रिसीव करे वो रिसेप्टिव है। ठीक है, तो अच्छा, स्पोर्स दोनों में बनते हैं। सही, ये जो स्पोर्स बन रहे हैं इन्हें आप पिकनियोस्पोर्स भी कह सकते हैं, इन्हें आप स्पर्मेशिया भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ जूम करके दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ जो माइसीलिया बना है अभी जो है आप देखें माइसीलिया के अंदर अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। एक के अंदर यहाँ पे व्हाइट डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे ब्लैक डॉट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक डॉट है, यहाँ पे ब्लैक डॉट है, यहाँ पे व्हाइट डॉट है। इसका मतलब अलग अलग टाइप के माइसीलिया हैं। तो कहीं पे भी कैसा भी फ्यूजन हो सकता है, एक में से स्पर्मेशिया निकलते हैं या एक कप में से, एक पिकनिया में से पिकनियोस्पोर रिलीज होते हैं और दूसरे वाले के हाइफी के साथ जाके अटैच हो जाता है। यहाँ पे स्पोर्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है, ये बात याद रखने की। जो रिसेप्टिव हाइफी है, जिस हाइफी से ये पिकनिया बना हुआ है उसी हाइफी के अंदर जाके दूसरे पिकनिया से आया हुआ जो स्पोर है वो फ्यूज कर जाता है। ठीक है, ये यहाँ आके अटैच हुआ और इसके साथ फ्यूजन हो गया। इस फ्यूजन की वजह से ही डाइकैरियोटिक माइसीलिया बनता है। अब यहाँ पे फ्यूजन तो होता है, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म ट्रांसफर होता है, न्यूक्लियस भी ट्रांसफर होता है, लेकिन कैरियोगेमी नहीं होती, न्यूक्लियस आपस में कंबाइन नहीं होते, बस वो साथ साथ स्टे करते हैं। ठीक है, इस हाइफी को हम कहते हैं, इसके नतीजे में जो हाइफी बनती है डाइकैरियोटिक है और इसको हम फर्टिलाइज्ड हाइफी भी कहते हैं। फर्टिलाइज इसलिए है क्योंकि ये फर्टाइल हो चुकी है, यानी इसके अंदर एक और न्यूक्लियस ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, और ये डाइकैरियोटिक है। डाई मतलब दो, कैरियोटिक मतलब दो कैरियॉन्स को रखने वाला, दो न्यूक्लियस को रखने वाला माइसीलिया। उसी लीफ में रहते रहते ये माइसीलिया अंदर की तरफ फैलता जाएगा, लीफ में नीचे की तरफ, ऑन द लोअर सरफेस पेनिट्रेट करता जाएगा, अपने आप को पूरे पत्ते में घुमाएगा और आखिरकार जब ये लोअर एपिडर्मिस तक पहुंचेगा तो यहाँ आने के बाद ये एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एशियल कप या एशियम, AECIM, एशियम। अगेन इस स्ट्रक्चर के अंदर वैसे ही स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बिल्कुल उसी मैथड के थ्रू यहाँ पे स्पोर प्रोड्यूस होंगे।
और ये तमाम कहानी कहाँ हो रही है? ये सब सारा प्रोसेस हो रहा है एट द बारबेरी लीफ। बारबेरी लीफ की अपर सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस होता है पिकनिया और लोअर सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस होता है एशिया। अगेन ये एशिया इनिशियली जो है वो कब जो है इसका बंद होता है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स फिल इन हो जाते हैं, तो ये बर्स्ट करता है और रिलीज होते हैं स्पोर्स। ये एशियो स्पोर्स अगेन हवा में ट्रेवल करते करते किसी और वीट प्लांट के ऊपर पहुंचते हैं और दोबारा इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ओके, अभी इस पिक्चर के हवाले से कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। ओके, if there is no question then अभी करंटली यहाँ पे ये सेशन मैं अभी एंड कर रही हूँ, उसके बाद आप दोबारा ज्वाइन करें नेक्स्ट सेशन में। ओके ओके Okay, ओके miss. मिस।